So today we will start a new chapter of chemistry. This is chapter number 6, thermodynamics of class 11. Basically, thermodynamics is a topic related with physics. But why do we study in chemistry? We study this in chemistry because chemical reactions many a times involves heat exchange. Some chemical reactions require heat to be absorbed, and in some chemical reactions heat is released. Just like in endothermic reactions heat is absorbed, and in exothermic reactions heat is released. So due to this absorption of heat or release of heat, lots of work is done through chemical reactions, which we can study in thermochemistry or thermodynamics of thermochemical reactions. So as the word itself means, thermo means related to heat and dynamics means change. So we try to study about changes in system due to heat exchange or work done on it. Alright, study of thermodynamics means study of heat exchange work done and spontaneity of any process in any सिस्टम. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स. यद्यपि एक फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन इसे हम केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ एक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है या हीट रिलीज होता है. हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच सकती है, या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसमें स्थिरता आ सकती है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें थर्मोडायनामिक्स जानना बहुत ज़रूरी है. और ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट डालना पड़ता है तो रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जब रिएक्शन होता है तो हीट निकलता है. तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए और यह समझने के लिए कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितना हीट लगेगा, या फिर मॉलिक्यूल जब बनता है तो मॉलिक्यूल बनने पर कितना हीट निकलता है, इन सब क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज ये जो मेन पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे और ये हमारा मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है. यद्यपि इन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स होंगे जिसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आज इस इंट्रोडक्टरी सेशन में हम जो नए नए वर्ड्स हैं, जो न्यू टर्म्स हैं या फिर जो नोन टर्म्स हैं, उसे हम थर्मोडायनामिक्स के सेंस में कैसे यूज करते हैं इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे. ठीक है, तो पहला वर्ड है सिस्टम्स. सिस्टम मीन्स द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन. सिस्टम मीन्स पार्ट ऑफ यूनिवर्स शॉर्ट में लिखते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन. जब भी कोई साइंटिस्ट या फिर कोई साइंस पर्सनल किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को जांचता है तो वो पूरे के पूरे विश्व को एक साथ नहीं देख सकता, पूरे ब्रह्मांड को एक साथ नहीं देख सकता. वो पूरे ब्रह्मांड में से एक कोई ऐसा पार्ट होता है जिस पार्ट को वो चेक करता है, और उस पार्ट को हम कहते हैं सिस्टम. और उसके गिर्द जितने भी और भी वैश्विक चीजें हैं उन चीजों को हम कहते हैं सराउंडिंग.
ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स बनता है। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं वो है सिस्टम, और बाकी सारा क्या है, सराउंडिंग। जैसे अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो अर्थ और एटमॉस्फेयर हमारा सिस्टम है, और अर्थ और एटमॉस्फेयर के बाहर जितने भी और सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज हैं, वो सभी कुछ सराउंडिंग है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सिस्टम तो हम समझ गए क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। ग्रामेटिकली शायद ये सही नहीं है क्योंकि मैंने फ्रेज में लिखा है शॉर्ट में, आप चाहे तो इसे लंबा करके लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये की वर्ड्स है जिसे माइंड में रख के हम अपने एग्जाम में उसको एलाबोरेट कर सकते हैं। कुछ की वर्ड्स को माइंड में रखते हैं और फिर एग्जाम में उसे हम एलाबोरेट करते हैं। तो अगर इसे सही सेंटेंस में लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम एंड द पार्ट ऑफ यूनिवर्स नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग, पार्ट ऑफ यूनिवर्स excluding system is called surrounding। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ये सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी प्रोसेस इस सिस्टम और सराउंडिंग में ही होता है। हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में ही होता है, या फिर सिस्टम के अंदर हीट सराउंडिंग से आएगा, या फिर सिस्टम से हीट निकलकर सराउंडिंग तक जाएगा। लेकिन यूनिवर्स का जो टोटल हीट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर कोई सिस्टम लेते हैं हम, ये सिस्टम है, और ये इसका सराउंडिंग है, तो टोटली इसको हम क्या कहेंगे, एक साथ हम इसको कहेंगे यूनिवर्स। तो हीट इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स हीट और एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हीट और एनर्जी जो है वो यूनिवर्स का हमेशा कांस्टेंट होता है। यूनिवर्स का हीट कभी नहीं बढ़ सकता। अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, मार्स का ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, लेकिन सोलर सिस्टम का हीट हमेशा सेम रहेगा। यूनिवर्स का सिस्टम का जो हीट है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो चाहे कितना भी हीट एक्सचेंज हो जाए इसके बीच में, सिस्टम से निकल के हीट सराउंडिंग में आए या सराउंडिंग से हीट सिस्टम के अंदर आए, यूनिवर्स का हीट जो है वो हमेशा सेम रहेगा। यूनिवर्स का हीट जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हमें सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स समझना जरूरी है। प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस मीन्स चेंजेस टेकिंग प्लेस। चेंजेस टेकिंग प्लेस leading to heat exchange between system and surrounding। जैसे कि अगर एक कप चाय है तो अगर एक कप चाय को हम खुले में रख दें, एक कप चाय को हम खुले में रख दें तो उसमें से हीट कहां जाएगा?
सराउंडिंग पर चला जाएगा, सराउंडिंग में फैल जाएगा चारों तरफ इक्वली और चाय ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ। प्रोसेस क्या हुआ, डेसिपेशन ऑफ हीट हुआ। डेसिपेशन ऑफ हीट एक प्रोसेस हुआ। उसी प्रकार से अगर एक चाय के प्याली को, ठंडे चाय के प्याली को गर्म धूप में रख दिया जाए या सोलर कुकर के अंदर रख दिया जाए तो चाय फिर दोबारा गर्म हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर हीट जा रहा है, सिस्टम के अंदर में हीट जा रहा है। सिस्टम के अंदर हीट जा रहेगा तो क्या होगा, सिस्टम का हीट बढ़ेगा। तो ऐसा कोई भी काम जिस काम से सिस्टम से सराउंडिंग तक हीट डिसिपेट हो या सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो, इन दोनों ही वर्क को हम कहते हैं प्रोसेस। किस प्रकार का प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो ये जो तीनों टर्म्स है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड प्रोसेस, इनके पहले आप एक टर्म लगाएंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सराउंडिंग एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम इन तीनों टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा डेफिनेशन एक वृहद रूप लेने वाला है, इसलिए इसे अच्छे से समझें। सो दिस इज thermodynamic system, thermodynamic surrounding and thermodynamic process. Next is thermodynamic variables. Thermodynamic variables. थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे कि एक गर्म चाय की प्याली है और उसे कुछ देर तक एक रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया गया है, तो गर्म चाय की प्याली क्या होगा, वो रूम टेम्परेचर को एज्यूम करेगा, रूम टेम्परेचर तक आ जाएगा। अपने टेम्परेचर को लूज करके, अपने हीट एनर्जी को जैसा जैसा वो छोड़ेगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर वेरी कर सकता है, इसलिए टेम्परेचर एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। टेम्परेचर एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। दूसरा, अगर उस चाय की कप के प्याली को एक दिन के लिए खुला छोड़ कर रख दिया जाए तो क्या होगा, उसके अंदर जो चाय के अंदर जो पानी है वो एवोपोरेट करके सराउंडिंग को चला जाएगा और जो चाय का वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है, मान लो कि 250 ml रहता तो वो हो सकता है कि 100 ml रह गया हो, क्योंकि बाकी क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा, एवोपोरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल एक वॉल्यूम भी हुआ, वॉल्यूम। और क्या, अगर खौलता हुआ गर्म चाय जो फ्लास्क के अंदर रखा हुआ हो, ठीक है, उसे अगर गर्म हम वैसे ही रहने दें तो उसके अंदर में जो वेपर है उस वेपर का प्रेशर कैसा होगा, काफी ज्यादा होगा, क्योंकि वो पानी गर्म है, वो चाय गर्म है, तो वेपर भी जो है उसका जो है वो एक्टिव रहेगा। वेपर्स के काइनेटिक एनर्जी, वेपर्स का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। ठीक है, वेपर का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो वो वेसल के वाल से टकराएगा बहुत जल्दी जल्दी, और टकराएगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर भी बहुत हाई होगा। लेकिन जब चाय ठंडा हो जाएगा तो वेपर्स नहीं रहेंगे, वेपर्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, प्रेशर भी नहीं रहेगा। कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर, यानी कि प्रेशर भी चेंज हो सकता है। तो प्रेशर भी एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। सो तीन तरह के थर्मोडायनामिक वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, और इन तीनों का रिलेशन हमें बड़ा अच्छे से पता है। कैसे हम रिलेट करते हैं, इसे रिलेट करते हैं हम PV इज इक्वल टू nRT से, जो कि हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे। नेक्स्ट इज PV एज वर्क। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम ये समझें कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट हैं जो कि एक्चुअली वर्क का फंक्शन है। ठीक है, उसे समझने के लिए हम इस पार्ट को इरेज करेंगे थोड़ी देर के लिए।
क्योंकि हमने इस पार्ट को पढ़ लिया है। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैसे है? एक सिलेंडर मान लिया जाए कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर में ये एक पिस्टन है, जैसे पिचकारी में होता है या सिरिंज में होता है, इंजेक्शन के सिरिंज में होता है। तो पहले ये यहां पे था पिस्टन इसका, अब इसे प्रेशर दिया गया, ठीक है। प्रेशर देने पे ये पिस्टन यहां पे नीचे आ गया। तो क्या चेंज किया इसने? लेंथ चेंज किया अपना, यहां से यहां तक लेंथ चेंज किया। लेंथ अगर चेंज किया तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ? तो वॉल्यूम चेंज निकालने के लिए हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक का जो सिलेंडर बना है, ये पार्ट जो है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? ये जो एरिया है, ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जो एरिया है, एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम है, इज इक्वल टू वॉल्यूम। और प्रेशर कितना एक्ट हुआ? मान लेते हैं कि प्रेशर एक्ट हुआ P। प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। अब हम लिख सकते हैं कि P इंटू V, मतलब P के बदले फोर्स बाय एरिया एंड V के बदले एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया और एरिया कैंसिल हो गया, ये बचा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। ये एक सिंपल तरीका था समझने का। अब अगर कोई इस पिस्टन को बहुत धीरे धीरे प्रेस करे और छोड़ दे, तो कॉम्प्रेशन के बाद एक्सपेंशन अपने आप हो सकता है। इस तरह का जो वर्क होगा, ये वर्क को हम कहेंगे रिवर्सिबल वर्क। और ये आइसोथर्मल होगा, मतलब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, या फिर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें और जो पिस्टन के अंदर जो गैस है उसे अपने आप एक्सपैंड करने दें, तो पिस्टन धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा और ये रिवर्सिबल होगा। जिस प्रकार से सीढ़ी पे चढ़ना और सीढ़ी से उतरना दोनों आसान है, उसी प्रकार से स्लोली पिस्टन को अंदर पुश करना और पिस्टन का स्लोली बाहर आना, ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन जो भी कुछ अचानक होता है वो इरिवर्सिबल होता है। जैसे अचानक एक ऊंचाई से कूद के नीचे आना, फिर हम वापस रिवर्सिबल कूद के ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का लार्ज डिफरेंस आ जाएगा, जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो जो फास्ट प्रोसेस होता है वो ज्यादातर इरिवर्सिबल होता है, और स्लो चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, ये दो तरह से हो सकता है, या फिर आइसोथर्मल या फिर एडियाबेटिक। आइसोथर्मल प्रोसेस हम तब कहेंगे जब टेम्परेचर में चेंज ना हो, और एडियाबेटिक तब कहेंगे जब हीट एक्सचेंज ना हो। भले ही टेम्परेचर चेंज हो, लेकिन जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के कारण कोई भी हीट एक्सचेंज उसमें हुआ नहीं, ठीक है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुआ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो हम कहेंगे एडियाबेटिक। आइसोथर्मल वर्क जो है, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ये दो प्रकार से हो सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसे डिराइव करने के लिए हमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कुछ एक और टर्म्स जानने पड़ेंगे। तो हम इस पर वापस आते हैं थोड़ी देर में। तब तक के लिए कुछ एक टर्म्स हम इस प्रकार से देख लेते हैं। इरिवर्सिबल प्रेशर वॉल्यूम वर्क।
इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं वर्क रिवर्सिबल या WREV। तो वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। फॉर वेरी स्मॉल वर्क डन, बहुत छोटा सा एक काम अगर किया गया हो रिवर्सिबल, क्योंकि जो छोटा काम होता है वो रिवर्सिबल होता है, उसे रिवर्स कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टेप सीढ़ी पे लें तो हम फिर वापस आ सकते हैं, लेकिन एक कोई मुझे क्रेन से करके ऊपर खींच ले तो फिर हम वापस जल्दी नहीं आ सकते। तो स्मॉल चेंज इन द वर्क विल बी ड्यू टू प्रेशर इनटू स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम। नाउ वी नो दैट PV is equal to nRT। तो P is equal to nRT by V। तो we can write D और small d reversible is equal to nRT dV, और यहां जो by V आता उसे हम यहां लिख सकते हैं। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, कहां से कहां तक? वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। तो V initial to V final, it will be equal to dW reversible is equal to nRT integration of dV by V initial to V final। इसे लिख सकते हैं हम W, इंटीग्रेट होने के बाद W हो जाएगा, रिवर्सिबल वर्क तो रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू nRT, इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉगरिथम log E। ये एक आइडेंटिटी है, इसे याद करना पड़ता है, ठीक है, log E V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो उसको डिवाइड करके V इनिशियल कर लेते हैं। log E को log 10 में चेंज करने के लिए लिखते हैं हम 2.303 log nRT log V फाइनल माइनस V इनिशियल। यह है रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क के लिए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क, ठीक है। इसे हम एक बार और डिस्कस करेंगे, इस डेरिवेशन को हम एक बार और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन में आ रहा था इसलिए हमने एक बार पिकअप कर लिया, ठीक है। अब इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में देखते हैं। इरिवर्सिबल चेंज है मतलब डेल्टा वी में बहुत बड़ा चेंज आया और अचानक से आ गया, तो W विल बी इक्वल टू P डेल्टा V, दैट्स इट। एडियाबेटिक चेंज में, एडियाबेटिक चेंज समझने के लिए हमें थोड़ा सा इन टर्म्स को समझना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। तो इस पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल? एनर्जी किसी भी सिस्टम में जो मैटर होते हैं, उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जो हैं हमेशा रेस्ट पे नहीं होते। चाहे हम अगर आइस भी ले लें तो आइस के जो पार्टिकल्स हैं ना, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी रेस्ट पे नहीं होते। उसमें छोटा छोटा वाइब्रेशंस होता रहता है, बहुत क्विक स्मॉल स्मॉल वेवलेंथ के हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन होता रहता है। सिर्फ वाइब्रेशन ही नहीं होता, उसमें कई तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। बॉन्ड के स्ट्रेचिंग हो सकते हैं, बॉन्ड के रॉकिंग हो सकते हैं, मॉलिक्यूल का रोटेशन हो सकता है, और इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कई तरह के एनर्जी होते हैं। तो ये सारे एनर्जी को मिला के हम कहते हैं कि उस सिस्टम के पार्टिकल्स का इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हाउ डू वी डिफाइन इट? वी डिफाइन इंटरनल एनर्जी एज द एनर्जी possessed by the particles in a system, like rotational energy, vibrational energy, kinetic energy,
potential energy, etc., is called as internal energy. बहुत सारे बुक में इस इंटरनल एनर्जी को E से डोनेट किया जाता है, लेकिन आपके बुक में U से डोनेट किया गया है. ठीक है, इट इज सिंबलाइज्ड एज U. एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट चेंज. जो चेंज इन हीट है, डेल्टा H, किसी भी रिएक्शन का जो चेंज इन हीट है उसे कहते हैं हम एंथैल्पी. एंथैल्पी कहें या फिर हीट चेंज कहें, बोथ आर सेम. नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ऑलराइट, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, ये हमने पहले डिस्कस किया था लेकिन बताया नहीं था आपको. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. न एनर्जी को हम पैदा कर सकते हैं, न एनर्जी को हम नष्ट कर सकते हैं. जितना एनर्जी यूनिवर्स का है और जितना एनर्जी यूनिवर्स का था उतना ही यूनिवर्स का एनर्जी रहेगा. ना वो कम होगा ना वो ज्यादा होगा. ठीक है, तो कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको? ऐसे करते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. वैसे कितने लॉ होते हैं? 3 लॉज होते हैं. तो हम भी फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे और फर्स्ट लॉ बहुत हद तक काफी होगा. एक साथ तीनों लॉ कहेंगे कंफ्यूजन होगा, इसलिए एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स remains conserved. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor can be destroyed. Nor can be destroyed. It can be transformed from one form to another. एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कर दिया, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर दिया, मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, है ना. पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. तो एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते. ठीक है, आप कहना कि नहीं बैटरी से तो हम एनर्जी निकालते हैं, तो बैटरी में केमिकल एनर्जी पहले से है, उसे हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. उसमें पोटेंशियल एनर्जी है केमिकल के फॉर्म में, उस केमिकल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया. एक्स्ट्रा कोई एनर्जी बनाया नहीं. अगर एनर्जी बनाते तो क्या होता, धीरे 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 एनर्जी बढ़ता जाता और सिस्टम का हीट बढ़ते जाता. लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो यूनिवर्स का हीट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. फिर है नेक्स्ट टर्म. अच्छा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया. नेक्स्ट इज इक्वेशन. केमिस्ट्री में है या फिजिक्स में हम किस इक्वेशन से इसको हम डिनोट करते हैं. ठीक है, इसमें एक इक्वेशन है जिसमें हम इंटरनल एनर्जी को यूज करते हैं थोड़ा सा. हमने बताया कि इंटरनल एनर्जी कितना है, इंटरनल एनर्जी इज U.
तो हम लिखते हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू प्रीवियस हीट अवेलेबल इन द सिस्टम प्लस वर्क डन। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, और U इज इक्वल टू Q माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ये बस चेंज किया, थोड़ा कन्वेंशन चेंज किया। अगर सिस्टम पर हम काम करेंगे तो सिस्टम हीट होगा। जैसे एग्जांपल, जब साइकिल में हम हवा भरते हैं पंप से तो टायर गर्म हो जाता है, पंप गर्म हो जाता है। लेकिन जब पंक्चर से हवा निकलता है तो जहां से हवा निकलता है वो एरिया ठंडा हो जाता है। तो यानी कि सिस्टम जब काम करता है तो वो अपने आप को ठंडा कर लेता है, और सिस्टम पे जब काम होता है तो सिस्टम गर्म हो जाता है। याद रहेगा। इसलिए जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हम प्लस यूज करेंगे, और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो हम माइनस यूज करेंगे। व्हाट इज यू? यू इज इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? हीट इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर जो हीट है। और ये क्या है? ये है प्लस माइनस पीवी, जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क कर रहे हैं वो। तो अगर हम चेंजेस लिखें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज करेंगे वो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, हीट चेंज जब भी हम करते हैं तो हम लिखते हैं क्या? एंथैल्पी डेल्टा एच। और यहाँ पे कन्वेंशन में प्लस माइनस कुछ भी हम लगा सकते हैं। अभी इक्वेशन बनाने के लिए हम प्लस लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस पी डेल्टा वी, ये है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देन एंट्रोपी, हमने ये डिस्कस कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। किसी सिस्टम में पार्टिकल्स में कितने उथल पुथलता है, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जैसे एक आइस है, आइस के जो पार्टिकल्स हैं स्थिर हैं, है ना, कांस्टेंट हैं। तो जब हम उसमें हीट देते हैं तो क्या होता है? पार्टिकल्स में एजिटेशन क्रिएट होता है, पार्टिकल्स मूवमेंट क्रिएट होता है, पार्टिकल्स इवेपोरेट करने लगते हैं। तो जितना ज्यादा पार्टिकल में एजिटेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, उथल पुथलता ज्यादा होगी, उतना उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा। तो कम शब्दों में समझने के लिए एंट्रोपी का मतलब रखेंगे, इट विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालने का फॉर्मूला है, एंट्रोपी को हम लिखते हैं एस, और चेंज इन एंट्रोपी को लिखते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच, चेंज इन हीट और एंथैल्पी डिवाइड बाय टेम्परेचर। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। और नेक्स्ट इज गिब्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का मतलब क्या है वो समझते हैं, और इसे गिब्स ने दिया था तो गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि झरना से पानी गिर रहा है और वो गिरता हुआ पानी टरबाइन के ऊपर गिर रहा है, और वो पानी जो गिर रहा है झरने से टरबाइन को घुमा रहा है। फिर टरबाइन जब घूम रहा है तो वो एक जनरेटर से कनेक्टेड होकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। तो क्या जितना पोटेंशियल एनर्जी झरने के पानी में था, माउंटेन के ऊपर जितना पोटेंशियल एनर्जी था, मान लेते हैं कि 10 जूल था, तो क्या 10 जूल का ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हुआ? नहीं। कुछ एनर्जी जो है वो खुद को अपने आप को टरबाइन तक लाने में यूज किया, कुछ एनर्जी टरबाइन के इनर्सिया को तोड़ने में काम आया कि टरबाइन इतना हेवी ऑब्जेक्ट है उसको घुमाने के लिए
उसको इनर्शिया में लाने के लिए, इनर्शिया ऑफ मोशन में लाने के लिए थोड़ा एनर्जी लगा, और जो बचा कुचा एनर्जी था लास्ट में, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना, हो सकता है कि 5 जूल बना हो, 20 जूल था पानी का पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन बनते बनते लास्ट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया मान लेते हैं कि वो 5 जूल हुआ, तो फ्री एनर्जी कितना हुआ? फ्री एनर्जी 5 जूल ही हुआ, ना कि 20 जूल। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? अमाउंट ऑफ usable form of energy. Amount of usable form of energy. Amount of usable form of energy. इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, इसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को कहते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। याद रखेंगे, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी एंड द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ठीक है, यह है गिब्स फ्री एनर्जी। तो एट इक्विलिब्रियम इसे समझने के लिए थोड़ा सा और रिवाइज करना पड़ेगा। एक बॉल यहां पे है, इस बॉल को माउंटेन तक लेके जाना है, तो ये क्या है? एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। व्हाई? बिकॉज यू नीड टू गिव एनर्जी, हियर एनर्जी इज नीडेड। बट एक बार ये बॉल यहां पहुंच गया माउंटेन के टॉप पे, तो इसका नीचे गिरना जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। डाउन हिल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, डाउन हिल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। डाउनहिल प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर ये बॉल एक प्लेन सरफेस पे आ जाए, एक प्लेन सरफेस पे आ जाए, तो कुछ दूर तक तो ये रोल करेगा और फिर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ना ये आगे जाएगा ना ये पीछे जाएगा, वो किसी एक जगह पे रुक जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, तो ये है हाई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाई, और ये है पोटेंशियल एनर्जी लो। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा डेल्टा पीई, अगर लो से हाई की बात करें तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें डेल्टा पी हाई माइनस डेल्टा पी, पीई हाई माइनस पीई लो विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू, whereas ये जो एनर्जी है ये पॉजिटिव वैल्यू होगा और ये जो एनर्जी है ये एक नेगेटिव वैल्यू होगा, क्योंकि डेल्टा पी इन डाउनहिल प्रोसेस will be from high to low. So in this case PE final minus PE initial will be a negative value. So if I substitute
if I substitute PE as Gibbs free energy, then delta G is negative. That means process is spontaneous. If delta G is positive, then it is non-spontaneous. लेकिन अगर डेल्टा जी सेम लेवल पे है, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे भी वही वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा जी इज विल बी इक्वल टू 0, मतलब इट इज इन इक्विलिब्रियम. सो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 मीन्स इट इज एट प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम. प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, यानी कि that means if I write delta H is equal to delta G minus T delta S, so at equilibrium, मतलब इस समतल भूमि पर ना आगे जा रहा है ना पीछे जाना है, डेल्टा G will be equal to 0, so we can write delta H is equal to minus T delta S, or we can write delta S is equal to minus delta H by T. So this is the equation for spontaneity, entropy, and this is the criteria for spontaneity. Criteria for spontaneity. स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है अपने आप होना, है ना. और क्या बचा, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस. अच्छा, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस जिसमें हीट निकलते हैं और कुछ रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड एज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस. एग्जांपल, जैसे CaCO3, इसे हीट करेंगे तो बनेगा CaO प्लस CO2. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डेल्टा H इज पॉजिटिव, वी हैव टू गिव हीट, इसमें हमें हीट देना पड़ रहा है, इसको हीट करना पड़ रहा है. बट इफ यू मेक HCl to react with NaOH, it will form water, NaCl plus H2O. इसमें हीट निकलेगा, कितना निकलेगा, 57 पॉइंट्स मान लेते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 56.7 किलो जूल निकलता ही है इसमें हीट. तो सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन फर्स्ट. सेकेंड इज, इस रिएक्शन से वाटर बन रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, या हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, HR, ठीक है. और अगर ये STP पे होगा तो हम इसे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं. सो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. And this is exothermic process. तो ये भी हो गया. नेक्स्ट इज हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन. अगर हम बात करें चेंज इन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन स्टैंडर्ड कंडीशन, से इट्स वैल्यू इज x किलो जूल पर मोल. अब कार्बन डाइऑक्साइड बनने के मान लेते हैं कि दो रास्ते हैं. वन इज C plus O2 is becoming CO2,
एंड सेकेंड पाथवे इज, दूसरा रास्ता ये है कि C प्लस हाफ O2, पहले बना CO एंड देन CO प्लस अनदर हाफ O2 बना CO2। तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो कोई रिएक्शन 1 स्टेप में हो या 2 स्टेप में हो, उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पहला। दूसरा, हीट ऑफ रिएक्शन भी सेम रहेगा, ठीक है। उसे कहते हैं हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन। तो जितने भी स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स में जितने भी हीट इन्वॉल्व है उसे हम ऐड कर लेते हैं। ये और समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हेसेस लॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Hess's law of heat summation. Whether reaction takes place in one step or in multiple steps. Whether a reaction takes place in one step or in multiple steps. The heat of reaction, the standard heat of reaction or formation of product remains constant. तो this is actually is in agreement with the first law of thermodynamics. ये जो Hess's law of heat summation है, it is in agreement with agrees with first law of thermodynamics. Next is specific heat. तो एक हीट का वैल्यू है जिसमें कुछ वैल्यू स्पेसिफिक होते हैं। वो कौन सा वैल्यू स्पेसिफिक होते हैं वो देखते हैं। फिर हमें पता है कि किसी भी मास को अगर गर्म करना है तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा हीट लगेगा। वेयर Q इज हीट एंड M इज मास। जितना ज्यादा हमें हीट करना है उतना ही ज्यादा हमें टेम्परेचर डिफरेंस देना पड़ेगा। दोनों को अगर इक्वेट करना चाहे तो हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू M इंटू C ए कांस्टेंट इंटू डेल्टा T। तो वी कैन राइट नाउ C is equal to Q by M, or we can write Q is equal to C if M is equal to 1 kg and delta T is equal to 1 degree C. So for 1 degree C we will write it as gram. So we can write specific heat C is the heat required to raise the temperature of 1 gram of any matter by 1 degree C.
अब स्पेसिफिक हीट को मेजर करने का दो तरीका होता है। स्पेसिफिक हीट को हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे कहते हैं CV, इसे कहते हैं CP। We know that delta H, delta U is equal to delta H plus P delta V। इसे लिख सकते हैं हम डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस RT, बिकॉज P V is equal to nRT। So for n equal to 1 mole, PV equal to RT। Now divide both the sides by T. So to become delta U by T will be equal to delta H by T plus R. So if it is measured at constant pressure and if it is measured at constant volume, then this can be written as nothing but, यहां पे जैसा कि हमने देखा है कि if m is equal to 1, q is equal to मास को हम n भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि उससे प्रोपोर्शनल है, डेल्टा t। फॉर n equal to 1 we can write q equal to c delta t and c is nothing but q by delta t। तो इसे हम डेल्टा H बाई टी भी लिख सकते हैं और डेल्टा U बाई टी भी लिख सकते हैं। सो एट कांस्टेंट प्रेशर वी राइट लाइक दिस। दिस कैन बी रिटन एज CP इज इक्वल टू CV प्लस R। दिस इंप्लाइज CP माइनस CV इज इक्वल टू R। R इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। व्हाट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर? बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस टू फाइंड आउट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एनी फ्यूल, जैसे कोल या कार्बोहाइड्रेट या पेट्रोकेमिकल्स, उसके कैलोरीफिक वैल्यू को निकालते हैं हम। सो इतने सारे टॉपिक्स हमने कर लिए। बॉम्ब कैलोरी मीटर कई तरह के होते हैं। आजकल तो डिजिटल दुनिया आ गया, तो पहले आता था मैनुअल बॉम्ब कैलोरीमीटर, फिर आया डिजिटल बॉम्ब कैलोरीमीटर। दोनों में ही जो प्रिंसिपल है सेम है। इसमें डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं और इसमें मैनुअल थर्मोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, कैलोरी काउंटर होता है। इसमें क्या होता है कि एक आइसोलेटेड सिलेंडर होता है और वो इंसुलेटेड होता है। इसके अंदर वाटर भर दिया जाता है और वाटर के अंदर एक और कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर स्पार्किंग कंडक्टर्स होते हैं और एक बोट होता है। इस बोट के अंदर सैंपल होता है और सैंपल को इलेक्ट्रिसिटी या स्पार्क देकर ऑक्सीजन के सप्लाई में बर्न किया जाता है।
इसको बर्न करने से इसका जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर राइज करता है, वाटर, ठीक है, एट 25 डिग्री सी इसका टेम्परेचर राइज करता है। तो इसके ऊपर एक थर्मोमीटर लगी रहती है अंदर, ठीक है, थर्मोमीटर। तो जितना टेम्परेचर राइज करता है उसको उससे हम निकाल लेते हैं डेल्टा टी, कि चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस है उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, कितना हीट वो निकाल रहा है। क्योंकि जो हम वाटर लेते हैं, वाटर भी हम नॉन मास लेते हैं, 1 kg ऑफ वाटर लेते हैं, और टेम्परेचर चेंज जो आ रहा है वो टेम्परेचर चेंज भी हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो गिवन मास ऑफ वाटर के लिए कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर सका कोई दिया हुआ सैंपल, उससे उसका कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज बॉम कैलोरीमीटर। लैटाइस एनर्जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लैटाइस इज नथिंग बट ए 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे कैटायंस और एनायंस खुद को अरेंज करते हैं। तो जब कैटायंस और एनायंस जो है दूर दूर से आते हैं, आने के बाद एक पर्टिकुलर क्रिस्टल के फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो ऐसा करते क्यों है? स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो जब उनको स्टेबिलिटी मिलता है तो क्या होता है, उसमें से एनर्जी निकल जाता है। उसमें से एनर्जी निकलेगा तो क्या होगा, वो स्टेबल होगा, इसलिए ऐसा करता है वो। तो लैटाइस एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of cation and anion comes from infinity to form a crystal lattice, ठीक है, is called as lattice energy. Lattice energy released when 1 mole of cation and anion comes from infinity in a 3-dimensional space to form a crystalline lattice structure, इसे कहते हैं लैटाइस एनर्जी। उसी प्रकार से बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of any atoms or molecules come to form 1 covalent bond or 1 ionic bond, the energy released is called as its bond energy, ठीक है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर का एक पूरा का पूरा ओवरव्यू देखा। तो आपको इस बुक को एक बार ओवरव्यू के जैसा पढ़ना होगा। इसमें जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं उन टर्म्स को आपको देखना पड़ेगा। जैसे सिस्टम 3 प्रकार के हैं, है ना। एक है ओपन सिस्टम, जिसमें से वेपर भी निकल सकता है, मैटर भी निकल सकता है, हीट भी निकल सकता है, ठीक है, ओपन सिस्टम। एक क्लोज्ड सिस्टम है जिसमें से हीट निकल सकता है लेकिन मैटर नहीं निकल सकता, जैसे एक कप ऑफ टी विथ ए लिड ऑन इट, ठीक है। ओपन कप कैसा है? ओपन सिस्टम है। एक कप जिसमें लिड लगा हुआ हो तो उसमें से वेपर नहीं निकल सकता, हीट निकल सकता है, तो सिस्टम कैसा हुआ? वो क्लोज्ड सिस्टम हुआ। और एक आइसोलेटेड सिस्टम, ना कि हीट एक्सचेंज होगा और ना मैटर, जैसे थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क के अंदर जो हॉट वाटर है, ना उसमें से वाटर निकलेगा बाहर, ना वेपर निकलेगा और ना एनर्जी निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेगा। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। कितने तरह के सिस्टम हुए? एक हुआ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। प्रोसेस कितने तरह के हुए? एक हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एडियाबेटिक जिसमें हीट चेंज नहीं होगा, ठीक है, हीट चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक्सटेंसिव सिस्टम, जिस सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल के नेचर के ऊपर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और इंटेंसिव में जो पार्टिकल्स हैं उसके नंबर, क्वांटिटी और
उसके नंबर पे डिपेंड करता है, उसके मास और उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि वो मैटर वो जो सिस्टम है उसका प्रॉपर्टी कैसा होगा। इसे कहेंगे हम इंटेंसिव प्रोसेस और इंटेंसिव सिस्टम। ठीक है, तो ये सारा छोटे छोटे टर्म्स हैं, जिस टर्म्स को आप जब इस बुक को पढ़ेंगे और जो मैंने टीचिंग किया है उसको आप सुनेंगे बार बार, तो आपको याद आएगा। अब फ्रॉम माय नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, मेरे अगले क्लासेस में से हम क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में करके समझेंगे, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था, है ना। पहले हमने 1-2 दिन जो है पूरा ओवरव्यू देखा स्टेट्स ऑफ मैटर का, फिर एक एक टॉपिक को हमने एनिमेशन के जरिए देखा, है ना, और फिर क्वेश्चन आंसर्स बनाए, आपने डाउट भेजा। उसी प्रकार से हम इस चैप्टर को भी करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।